नमस्कार। टैली प्राइम की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया में। हाँ, बिल्कुल। टैली प्राइम में एक नई कंपनी कैसे सेटअप करें। सही। और लक्ष्य सिर्फ बटन जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये शुरू के स्टेप्स कैसे आपकी पूरे अकाउंटिंग की नींव रखते हैं। बिल्कुल, ये पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि टैली में कंपनी का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ मतलब प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए ही है? नहीं, ये एक आम सवाल है, पर ऐसा नहीं है। टैली के कॉन्टेक्स्ट में कंपनी शब्द का इस्तेमाल बहुत बड़े दायरे में होता है। अच्छा। हाँ, ये कोई भी इकाई हो सकती है, आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप, कोई एनजीओ या हाँ, एक रजिस्टर्ड कंपनी भी। ओके। मूल रूप से आप जिस भी एंटिटी के लिए खाता मेंटेन करना चाहते हैं, टैली उसे कंपनी कहता है। उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है या वो प्रॉफिट के लिए है या नहीं, ये यहाँ मायने नहीं रखता। अच्छा, ये जानना वाकई जरूरी था। ठीक है, तो जब हम टैली खोलते हैं हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखती है। हाँ, और वहीं क्रिएट कंपनी का ऑप्शन होता है। बिल्कुल। इस स्क्रीन पर जाते ही सबसे ऊपर कंपनी डेटा पाथ पूछता है। ये बस वो फोल्डर है जहां सारा डेटा सेव होगा, राइट? हाँ, बिल्कुल भाई। अब आते हैं कंपनी की डिटेल्स पर। स्क्रीन पर बहुत सारी जानकारी मांगी जाती है, नाम, पता, राज्य, देश। इनमें सबसे पहले है कंपनी नेम और फिर मेलिंग नेम। ये दो अलग अलग नाम क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कंपनी नेम दरअसल आपके अपने रेफरेंस के लिए है। अच्छा। ताकि आप टैली के लिस्ट में इस डेटा फाइल को आसानी से पहचान सकें। आप इसे छोटा रख सकते हैं या साल ब्रांच का नाम जोड़ सकते हैं, जैसे एसएमएफ अकाउंट्स या राम को मदुरई 2223, इस तरह से। ओके। लेकिन मेलिंग नेम, ये वो ऑफिशियल पूरा रजिस्टर्ड नाम है जो आपके सभी बाहरी डॉक्यूमेंट्स पर छपेगा। जैसे इनवॉइस पर? हाँ, इनवॉइस, स्टेटमेंट या कोई भी लीगल रिपोर्ट। यहाँ आप छोटा नाम या निकनेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो नाम है जिससे आपकी बिजनेस आइडेंटिटी जुड़ी है। ओके, तो एक इंटरनल लेबल है, दूसरा ऑफिशियल पहचान। समझ गई। और पता, एड्रेस, वो भी सीधे रिपोर्ट में जाता है? हाँ, रिपोर्ट में प्रिंट होता है। आप एंटर दबाकर कई लाइनें जोड़ सकते हैं। तो इसे साफ और छोटा रखना बेहतर है, शायद 2-3 लाइनों में, ताकि रिपोर्ट ज्यादा भरी हुई ना लगे। बिल्कुल सही, कंसाइज रखना अच्छा रहता है। फिर आता है स्टेट और कंट्री। दस्तावेज कहता है कि ये जीएसटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ टैक्स के लिए है? मुख्य रूप से तो टैक्स कंप्लायंस के लिए ही है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं। अच्छा। सही स्टेट चुनने से टैली उस राज्य से जुड़े स्टैट्यूटरी मास्टर्स, मतलब जैसे जीएसटी रेट्स या रूल्स हैं, उनको लागू करने में मदद करता है। और कंट्री चुनने से उस देश के स्पेसिफिक कानून और करेंसी सेटिंग्स अपने आप लागू हो जाती हैं। टैली प्राइम में अब ये अच्छा है कि राज्य देश से जुड़े होते हैं, तो गलती की गुंजाइश थोड़ी कम है। लेकिन अगर फिर भी गलती हो जाए तो, या कोई नॉट एप्लीकेबल चुन ले? हाँ, अगर आप यहाँ गलत जानकारी देते हैं या नॉट एप्लीकेबल चुन लेते हैं, जबकि मान लीजिए जीएसटी लागू होता है, तो आपको बाद में वैधानिक रिपोर्टिंग में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ये सिर्फ एक पता फील्ड नहीं है, ये आपके कंप्लायंस सेटअप का आधार है एक तरह से। यानी ये शुरू के चुनाव बाद की बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। बाकी फील्ड्स जैसे पिन कोड, फोन, ईमेल, वेबसाइट, ये ऑप्शनल है, जरूरत के हिसाब से भर सकते हैं। हाँ, वो वैकल्पिक है। अब दो और बेहद महत्वपूर्ण अनिवार्य फील्ड्स हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आमतौर पर भारत में तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। सही है। ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या है और इसे अलग क्यों रखा गया है? ये एक और महत्वपूर्ण बारीकी है समझने वाली। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम तो आपके देश के कानून के हिसाब से तय होता है। जैसे भारत में 1 अप्रैल, टैली इसी तारीख से 12 महीने गिनकर साल का अंत तय करता है। ठीक है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डिफॉल्ट रूप से वही तारीख होती है जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की है, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप टैली इस्तेमाल करना 20 साल में शुरू कर रहे हैं, जैसे 1 अक्टूबर से, तो आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर रख सकते हैं। अच्छा, तो इसका असर क्या होगा? मतलब टैली कैसे रिएक्ट करेगा? 2 मुख्य असर होंगे। पहला, टैली आपको 1 अक्टूबर से पहले की कोई भी एंट्री, मतलब वाउचर एंट्री, करने नहीं देगा। ओके, ब्लॉक कर देगा। हाँ। और दूसरा है, टैली 1 अक्टूबर को ही आपसे ओपनिंग बैलेंस मांगेगा। ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जो साल के बीच में किसी दूसरे सिस्टम से टैली पर आ रहे हैं। ये तो काम का है। हाँ,
लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। अगर आप 1 अप्रैल से ही खाते मेंटेन कर रहे हैं तो इसे 1 अप्रैल ही रखना चाहिए, वरना आपके शुरुआती महीनों का डेटा कट जाएगा या आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। ओह, तो ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और बेस करेंसी सिंबल तो आमतौर पर देश के हिसाब से सेट हो जाता है। बिल्कुल, मतलब ये सेटिंग सिर्फ जानकारी भरना नहीं है, ये आपके काम करने के तरीके और रिपोर्टिंग को सीधे प्रभावित करती हैं। एकदम सही। इन सबको भरने के बाद नीचे F12 कॉन्फ़िगर का ऑप्शन भी है। दस्तावेज कहता है इससे सिक्योरिटी और वॉल्ट पासवर्ड सेट कर सकते हैं। हाँ, टैली वॉल्ट एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, वो सेटिंग्स F12 से मिलती हैं। और फिर एक्सेप्ट करते ही कंपनी बन जाती है। सही कहा। और कंपनी बनते ही टैली हमें अगली महत्वपूर्ण स्क्रीन पर ले जाता है, फीचर स्क्रीन। हाँ, F11 फीचर्स। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो आप सेटिंग्स करते हैं वो एक बार यस या नो करने के बाद तब तक वैसी ही रहती हैं जब तक आप उन्हें खुद बदलते नहीं। और ये हर कंपनी के लिए अलग अलग होती हैं। टैली प्राइम में ये फीचर स्क्रीन पुराने वर्जन्स के मुकाबले काफी छोटी दिखती है ना? हाँ, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। बस कुछ मुख्य विकल्प हैं: मेंटेन अकाउंट्स, एनेबल बिल वाइज एंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री और फिर GST, TDS जैसे टैक्सेशन फीचर्स। क्या टैली ने बाकी फीचर्स हटा दिए? नहीं, हटाए नहीं है, बस उन्हें कह सकते हैं सामने से हटाकर थोड़ा छिपा दिया है। छिपा दिया है? क्यों? ताकि नए यूजर के लिए स्क्रीन थोड़ी कम डरावनी लगे। ये टैली प्राइम के डिजाइन का हिस्सा है, सिंप्लिसिटी पर जोर। अच्छा, ये बात है। आप शो मोर फीचर्स को यस करके सारे पुराने विकल्प देख सकते हैं, वो सब वही हैं। ओके। इसके अलावा टैली ने एक और अच्छा बदलाव किया है। कई फीचर जैसे कॉस्ट सेंटर्स या गोडाउन्स, जिन्हें अब लोकेशंस कहते हैं, हाँ। उन्हें अब आपको यहाँ पहले से यस करने की जरूरत नहीं है। आप जब पहला कॉस्ट सेंटर या लोकेशन बनाएंगे, टैली खुद पूछेगा कि क्या आप ये फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं और वहीं से उसे एक्टिवेट कर देगा। अरे वाह, ये तो काफी स्मार्ट अप्रोच है। मतलब जरूरत पड़ने पर ही फीचर ऑन करो। बिल्कुल, इससे स्क्रीन साफ रहती है। हाँ, ये तो है। मेंटेन अकाउंट्स और मेंटेन इन्वेंट्री तो सीधे साधे लगते हैं। हाँ। अगर सिर्फ इन्वेंट्री मैनेज करनी है, खाते नहीं, तो मेंटेन अकाउंट्स नो कर सकते हैं। अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो मेंटेन इन्वेंट्री नो कर सकते हैं। सही। लेकिन ये इनेबल बिल वाइज एंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री क्या करते हैं, ये थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। हाँ, इनको समझना जरूरी है। इनेबल बिल वाइज एंट्री बहुत काम का फीचर है, खासकर आपके देनदारों और लेनदारों के लिए। कैसे? ये आपको हर बिल का अलग अलग हिसाब रखने देता है, किस बिल का कितना पैसा आया, कितना बाकी है वगैरह। पार्टियों के लेजर में पूरी डिटेल दिखती है। टैक्सेशन फीचर्स के लिए भी इसे यस रखने की सलाह दी जाती है। ओके। और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री? ये तय करता है कि आपके स्टॉक का मूल्य, मतलब स्टॉक वैल्यू, आपके अकाउंट्स बुक्स में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में कैसे आएगा। अगर ये यस है तो टैली इन्वेंट्री रिकॉर्ड के आधार पर स्टॉक का मूल्य अपने आप उठा लेगा, रियल टाइम इंटीग्रेशन। और अगर नो है तो? अगर नो है तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य मैन्युअली डालना होगा जब आप फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे। सर्विस इंडस्ट्री या जहां स्टॉक का मूल्यांकन अलग तरीके से होता है, वहां इसे नो रखा जा सकता है। समझ गई। तो ये चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने खातों और इन्वेंट्री को कितना जुड़ा हुआ रखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये टैली प्राइम की अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। शुरुआती सरल दृश्य आम जरूरतों को पूरा करता है, जिससे सीखना आसान होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जरूरत पड़ने पर गहराई में जाने और विशिष्ट व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सेट करने के लिए एडवांस ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये उपयोग में आसानी और फंक्शनैलिटी के बीच एक अच्छा संतुलन है। और जब हम इन फीचर्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारी कंपनी पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाती है। एकदम गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन आ जाती है। बहुत बढ़िया। तो सेटअप वाला हिस्सा पूरा हुआ, लेकिन रोजमर्रा के काम में कंपनियों को मैनेज भी करना होता है। हाँ, डे टू डे मैनेजमेंट। मान लीजिए मुझे किसी कंपनी पर काम खत्म करके उसे बंद करना है, या किसी पुरानी कंपनी को खोलना है, या कोई जानकारी बदलनी है, या शायद किसी कंपनी को हटाना ही है। हाँ, ये सब रोजमर्रा के काम हैं और टैली इनके लिए आसान विकल्प देता है। सबसे पहले शट कंपनी। शॉर्टकट है Ctrl+F3। शट कंपनी मतलब डिलीट? नहीं, डिलीट बिल्कुल नहीं। शट करने का मतलब है सिर्फ उसे वर्तमान सेशन से हटाना। अच्छा, सिर्फ बंद करना। हाँ, ताकि स्क्रीन पर भीड़ कम हो या आप किसी दूसरी कंपनी पर फोकस कर सकें। ये तब भी उपयोगी है जब अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड वाली कंपनियां खुली हों और आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हो। डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ओके,
और अगर बंद की हुई या कोई और पुरानी कंपनी खोलनी हो तो? उसके लिए है सिलेक्ट कंपनी। शॉर्टकट है Alt+F3, या आप ऊपर के कंपनी मेन्यू से भी सिलेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है। या अपने डेटा पाथ में मौजूद सभी कंपनियों की लिस्ट दिखाएगा, आप जिसे चाहें चुनकर खोल सकते हैं। आसान है। और अगर कंपनी बनाते समय भरी गई कोई जानकारी जैसे पता या फोन नंबर बदलना हो, बाद में याद आया कि गलत भर दिया था, उसके लिए है ऑल्टर कंपनी। आप Alt+K दबाकर मेनू से ऑल्टर चुन सकते हैं, या सीधे F3 बटन जो कंपनीज की लिस्ट दिखाता है से ऑल्टर कंपनी चुन सकते हैं। तो ये वापस उसी क्रिएशन स्क्रीन पर ले जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप वहां जाकर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है। सावधानी कैसी? दस्तावेज सही चेतावनी देता है। अगर आप कंट्री बदलते हैं तो बेस करेंसी और टैक्स संबंधी सेटिंग्स मौलिक रूप से बदल सकती हैं। टैली आपको वार्निंग देगा। ओह। और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात, अगर आप फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम या बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की तारीख बदलते हैं तो बदली हुई तारीख से पहले का सारा डेटा डिलीट हो सकता है। क्या? सारा डेटा डिलीट? हाँ, टैली बहुत स्पष्ट चेतावनी देगा कि डेटा लॉस होगा, पर अंतिम निर्णय आपका है। इसलिए इन डेट्स को बदलते समय बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। ये तो वाकई गंभीर बात है, डेटा डिलीट होने की चेतावनी। और इससे भी ज्यादा गंभीर शायद कंपनी को पूरी तरह डिलीट करना होगा। दस्तावेज कहता है कि टैली में सीधा डिलीट बटन नहीं है। नहीं है, सही है। टैली डेटा सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है। कंपनी डिलीट करने के लिए आपको पहले उसे ऑल्ट्रेशन मोड में खोलना होगा, जैसे हमने अभी बात की, Alt+K ऑल्टर। हाँ। और फिर वहां Alt+D दबाना होगा डिलीट के लिए। Alt+D? हाँ, और टैली आपसे एक नहीं 2 बार कंफर्मेशन मांगेगा। आर यू श्योर? यस करने पर ही कंपनी हमेशा के लिए डिलीट होगी। 2 बार कंफर्मेशन? हाँ, और जैसा दस्तावेज कहता है, और ये बिल्कुल सच है, टैली से डिलीट हुई चीज वापस नहीं आती, अंडू नहीं है। इसलिए बैकअप हमेशा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये Alt+D और 2 बार कंफर्मेशन, टैली वाकई नहीं चाहता कि कोई गलती से कुछ डिलीट कर दे। बिल्कुल, उनका फोकस डेटा इंटेग्रिटी पर बहुत ज्यादा है। लेकिन एक और तरीका बताया गया है, विंडोज एक्सप्लोरर से। क्या वो सुरक्षित है? ठीक है, ये एक वैकल्पिक तरीका है। हाँ, आप टैली की सेलेक्ट कंपनी स्क्रीन से कंपनी का नंबर, जैसे 10,000, 10,001, और उसका पूरा पाथ नोट कर सकते हैं। ठीक है। फिर विंडोज एक्सप्लोरर में जाकर उस नंबर वाले फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। इसका एक फायदा यह है कि विंडोज उसे रिसाइकिल बिन में डालता है। अच्छा, तो रिकवर कर सकते हैं? हाँ, अगर गलती से डिलीट हो गया हो तो रिसाइकिल बिन से रिस्टोर करना संभव है, लेकिन इसमें भी खतरा है अगर आपने गलत फोल्डर डिलीट कर दिया तो। टैली का तरीका ज्यादा कंट्रोल्ड है, हालांकि रिकवरी का ऑप्शन नहीं देता। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। यानी चुनाव उपयोगकर्ता का है, पर सावधानी दोनों में ही जरूरी है। बिल्कुल, मैं तो टैली के अंदर से ही डिलीट करने की सलाह दूंगा, बैकअप लेने के बाद। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैनेजमेंट को लेकर। अगर मुझे एक साथ कई कंपनियों पर काम करना हो तो, मान लीजिए ग्रुप कंपनी की रिपोर्टिंग करनी है या पिछले साल के डेटा से कुछ तुलना करनी है। हाँ, टैली इसे बहुत आसानी से हैंडल करता है। आप एक कंपनी में काम करते हुए भी F3 दबाकर नई कंपनी बना सकते हैं, या Alt+F3 से और कंपनियां खोल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर एक साथ कई नाम दिखेंगे? हाँ, आपके स्क्रीन पर एक साथ कई कंपनियों के नाम लिस्ट में दिखेंगे। लेकिन एंट्री तो एक ही में होगी एक बार में? बिल्कुल, एक समय में केवल एक कंपनी सक्रिय होती है। उसका नाम लिस्ट में आपको बोल्ड अक्षरों में दिखेगा। सारी डेटा एंट्री उसी एक्टिव कंपनी में होगी। और अगर मुझे दूसरी खुली हुई कंपनी में स्विच करना हो तो? बहुत आसान, बस F3 दबाइए और लिस्ट में से उस कंपनी का नाम चुनिए जो पहले से खुली हुई है और लिस्ट में दिख रही है। कंट्रोल तुरंत उस पे चला जाएगा। अच्छा। आप जितनी चाहें उतनी कंपनियां एक साथ खोलकर रख सकती हैं और उनके बीच आसानी से स्विच कर सकती हैं। ये कंसोलिडेशन या तुलना के लिए बहुत उपयोगी है। तो कुल मिलाकर टैली कंपनी सेटअप से लेकर रोजमर्रा के प्रबंधन तक काफी लचीलापन और नियंत्रण देता है। हाँ, और साथ में डेटा सुरक्षा पर भी काफी जोर है, खासकर बदलाव और डिलीशन के मामलों में। सही कहा। निश्चित रूप से सेटअप के दौरान सटीकता पर ध्यान देना, फीचर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना, और फिर शट, सेलेक्ट, ऑल्टर, डिलीट जैसे टूल से कंपनियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, ये सब मिलकर टैली को एक शक्तिशाली बिजनेस टूल बनाते हैं। तो आज हमने टैली प्राइम में कंपनी बनाने और उसे प्रबंधित करने की प्रक्रिया को काफी गहराई से समझा। सिर्फ ये नहीं देखा कि क्या करना है, बल्कि ये भी जानने की कोशिश की कि कुछ सेटिंग्स क्यों महत्वपूर्ण है और उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं।
हाँ, और यहीं से एक विचार आगे ले जाने लायक है जो शायद श्रोताओं के लिए भी सोचने का विषय हो। बताइए। इस स्रोत ने हमें प्रक्रिया समझाई कैसे करना है। अब इस पर विचार करें कि जो जानकारी टैली शुरुआत में मांगता है, जैसे राज्य, वित्तीय वर्ष की तारीखें, मेलिंग नेम, ये सब क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम इस शुरुआती डेटा को अलग तरह से स्ट्रक्चर करते तो हमारी रिपोर्टिंग या विश्लेषण पर क्या असर पड़ता। टैली इन शुरुआती सेटिंग्स के आधार पर हमारे व्यवसाय के बारे में क्या धारणाएं बना लेता है। क्या हम इन सेटिंग्स का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से कर सकते हैं अपने विश्लेषण को और सटीक बनाने के लिए। ये सिर्फ डेटा एंट्री नहीं है, ये एक तरह से आपके बिजनेस इंटेलिजेंस की नींव रखना है। ये प्रक्रियात्मक चरणों से परे सोचने की बात है। बहुत खूब, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी सोच के साथ टैली प्राइम कंपनी सेटअप की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।